Hello, my dear children. Welcome to my class. And children, today's class, what we are going to do, कुछ सामने लिखा दिखाई दे रहा है आपको कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। सर, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ कैन यू रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशंस ऑन ग्राफ पेपर। ये तो सबको मालूम है कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं भाई, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम जो बात करेंगे, हम ग्राफिकल मेथड के बारे में ही बात करेंगे। ग्राफ बनाएंगे नहीं, केवल बात करेंगे उस बारे में। बात क्या करेंगे, ए सामने कुछ दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और उसके नीचे मैंने एक इक्वेशन आपके लिए ये लिखी है बेटा कि x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आई हैव रिटन दिस इक्वेशन। मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा, लेकिन आज हम जो कंपेयर करेंगे, आज हम ये देख के चलेंगे बिना ग्राफ बनाए हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी लाइंस कैसे बनेंगी बिना ग्राफ बनाए। तो उसके लिए व्हाट वी विल डू, हम लोग रेशोज़ को कंपेयर करेंगे। रेशोज़ कंपेयर कैसे करेंगे वो मैं आपके टेबल के अंदर पूरा एक्सप्लेन करूँगा उसको मैं। पर एक छोटी सी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो बता सकते हो कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a1 यानी कोफिशिएंट ऑफ x, तो दैट इज़ 1। व्हाट इज़ b1, इट शुड बी -1, क्योंकि y से पहले कुछ नहीं है, लेकिन साइन माइनस का लगा तो b1 विल बी -1। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ c1, c1 शुड बी 3। इसी तरीके से व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a2, तो a2 का मतलब क्या बनेगा 2, b2 3, c2 -4। इस तरीके से हम लोगों को सारी वैल्यूज, अगर इस चीज़ को हम पहचान लेते हैं, हमें कुछ भी करने में कोई दिक्कत परेशान नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको मैं 2-3 चीज़ और लिख के दे रहा हूँ जिसके बारे में हम लोग पता करेंगे बेटा। एक नंबर 1 हम यहाँ बात करेंगे, हम लोग एक टर्म आपको लिख के दूंगा, शायद आप पहचान जाएंगे, सी कंसिस्टेंट, राइट। नंबर 2 एक बात करूंगा मैं, इनकंसिस्टेंट। ये चीज़ क्या होती है इसके बारे में सब लोग देख के चलेंगे हम लोग। क्लियर? ये 2 चीज़ें हैं जिसको पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा बेटा। अब जब लाइंस के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको एक टेबल में शो करने जा रहा हूँ। मैं टेबल बना रखी है मैंने, और आपको मैं शो करता हूँ कि उसको किस तरीके से हम लोग पता करेंगे लाइंस हमारी किस तरह की लाइंस बनेंगे हमारी, राइट। चलो ए सामने देखो, आई थिंक द टेबल इज विजिबल फॉर यू। ओके, आई हैव टेकन 3 डिफरेंट कंडीशंस। मैंने 3 कंडीशन लूंगा यहाँ पर, यहाँ लिख के चलेंगे 1 एंड हियर इट इज 2 एंड यहाँ लिख के चलेंगे हम लोग 3। पेयर ऑफ लाइंस का मतलब है आई विल राइट डाउन द इक्वेशन हेयर। यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख के चलूंगा। मैं सोच रहा हूँ इक्वेशन आपके लिए यही लिख दूँ जो मैंने अभी लिखी थी आपके लिए, एंड द इक्वेशन 1 नहीं कुछ और लिखते चलो हम लोग। तो चलो इक्वेशन आपके सामने है। अब जब इक्वेशन हमारे सामने आ गई, अब यहाँ पर ध्यान देना मैंने कितने कॉलम्स आपके लिए बना रखे हैं। पहले मैं सीरियल नंबर, फिर लिखा पेयर ऑफ लाइंस बेटा, फिर यहाँ पर मैं रेशियोज को मैं कंपेयर करूँगा। आगे लिखा मैंने कंपेयर द रेशियोज, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। सॉरी टी बना दूँ उसको मैं, लीजिए बेटा। अब सबसे पहले सबको ये तो मालूम पड़ गया कि भाई व्हाट इज़ a1, व्हाट इज़ b1। तो a1 2, b1 -3, c1 4, a2 1, b2 2, c2 -5। कुछ लोग ऐसे भी कंपेयर करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो अब देखते हैं व्हाट इज a1, इट्स 2 एंड a2 इट्स 1। कम टू नेक्स्ट वन, b1 b2, व्हाट इज b1, इट्स -3 अपॉन व्हाट इज b2, इट्स 2, व्हाट इज c1, इट्स 4, व्हाट इज c2, इट्स -5। अगर मैं रेशोज़ को कंपेयर करता हूं तो इसका मतलब है कि तीनों रेशोज़ आपस में ये डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट का मतलब क्या हुआ मेरे बेटा कि बच्चों a1 अपॉन a2 और क्या b1 अपॉन b2 आपस में बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है, b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है बेटा। क्या b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल है? नो सर, ये भी इक्वल नहीं है। तो c1 अपॉन c2 भी आपस में बराबर नहीं है। तो क्या आप जानते हैं कि
जब ऐसी कंडीशन हमारे सामने आई तो हमारी लाइंस कैसी बनेंगी। देखो जी, मैंने ये लाइंस आपके लिए पहले ही बना के तैयार कर रखी हैं। लाइंस आपके सामने ये रही बच्चों। सो व्हाट टाइप ऑफ लाइंस यू आर गेटिंग? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर ओनली एट वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर काटती हैं। तो जब एक पॉइंट पर काटेंगे तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? तो मैं इसको यहां लिख के चलूंगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा। यहां पर लाइंस बनेंगी इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी बेटा। तो मैं लाइंस आपको बना के दिखाता रहा हूं। इंटरसेक्टिंग का मतलब कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। ये देखिए, इससे लाइंस आपकी ऐसी बननी चाहिए बेटा। तो बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट। तो वन पॉइंट का मतलब एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन जो उसका बनेगा, इसे बोलते हम लोग एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मतलब इसे बोलते हम लोग यूनिक सॉल्यूशन, राइट। तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ये आपके लिए बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं कि जब आप इसको कभी भी देख के चलें तो ग्राफ पर बहुत ध्यान से आपको देख के चलना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ये लिखा जी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो दिस इज नोन एज यूनिक सॉल्यूशन बेटा, राइट। तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात आ रही है वो उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दूं कि किस तरीके से हम लोग ऐसी चीज हमको मिलती है, राइट। तो वेल चिल्ड्रन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड वाले इक्वेशन के अंदर हम कंपेयर करते हैं कि व्हाट इज A1। अब A1 पे ध्यान दो बेटा। A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो A1 बिकम्स 1 A2 3 B1 -2 B2 -6 C1 6 C2 0। तो चलिए सर कंपेयर करते हैं। पहले A1 अपॉन A2, तो A1 अपॉन A2 का मतलब है 1/3 बेटा। फिर B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2 का मतलब है -2/6। अब माइनस से माइनस कैंसिल करूंगा, जब मैं सॉल्व करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, मुझे मिलेगा 1/3। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट C1 अपॉन C2, तो C1 क्या है 6 और C2 क्या है 0। तो जानते हो 6/0 दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेर Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर Q हमारा 0 आ रहा है, इसलिए ये नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा हमारा, ये भी ध्यान रख के चलना। एंड दीज टू आर रेशनल नंबर्स। तो रिजल्ट क्या निकला हमारा भाई, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों आपस में बराबर। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्या 1/3 और 6/0 इक्वल हैं? जी नहीं। तो इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब यहां पर देखोगे व्हाट टाइप ऑफ लाइंस विल यू गेट। जब मैंने इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कराया तो प्यारे बच्चों लाइन मेरी ऐसी बनी कुछ। जानते हो व्हाट टाइप ऑफ लाइंस आर दीज? दीज आर पैरेलल लाइंस। पिछले वाले ग्राफ के अंदर बोथ द लाइंस फॉर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे काटा तो एक सॉल्यूशन। यहां पर कितने पॉइंट्स पे काट रही है? काट ही नहीं रही है। और जब कहीं पर लाइंस मिलेंगे ही नहीं तो बच्चों से कहेंगे हम लोग नो सॉल्यूशन। ये लिखा है हैव नो सॉल्यूशन। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो व्हाट टाइप ऑफ लाइंस विल गेट हियर, यहाँ पर जो लाइंस हमको मिलने जा रही हैं वो लाइंस हमारी कैसी होंगी? दीज लाइंस आर नोन एज, मैं लाइंस आपके लिए ऐसे बना के दूंगा, लिख देता हूँ। चलो पहले पैरेलल लिख के चलूँगा फिर मैं बना दूंगा इसमें PARALLEL, पैरेलल। यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा आपके लिए बेटर होगा। ये लीजिए सर। तो बहुत ध्यान से देखने वाली बात बेटा, पहले वाले ग्राफ जो ऊपर मैं डायग्राम बनाया, लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, तो यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, कहीं भी नहीं काट रही, तो इसे हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। राइट। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास और है, उसको बनाता हूं मैं। यस चलो, दिस माय थर्ड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन फिर कंपेयर करो A1 A2,
A1 A2 B1 B2 C1 C2, यानी कि A1 2 A2 4 B1 3 B2 6 C1 6 C2 12। कंपेयर करते हैं चलो। तो पहले लिया मैंने A1 अपॉन A2 यानी कि 2 अपॉन 4। अगर मैं 2 अपॉन 4 को सॉल्व करूंगा तो व्हाट विल बी माई आंसर, काटने कूटने के बाद आई विल गेट 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 मीन्स 3 अपॉन 6। अब 3 अपॉन 6 को सेम काटने कूटने के बाद क्या मिलेगा बेटा, कैंसिल करोगे, लोवेस्ट टर्म में लाएंगे तो अगेन आई एम गेटिंग 1 अपॉन 2। थर्ड कंडीशन, दिस आई एम गेटिंग 6 अपॉन 12। इसे लोवेस्ट टर्म में लेकर आओ तो काटूंगा तो अगेन आई विल गेट 1 अपॉन 2। खास बात क्या लगी, इस बार तीनों के तीनों रेशोज हमारे आपस में बराबर हैं, यानी कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों आपस में इक्वल हो गए, और जब तीनों आपस में बराबर होंगे तो लाइंस कैसी बनेंगी, ये लाइन भी आपको मैं शो करता हूं बेटा। यस चिल्ड्रन, व्हाट टाइप ऑफ लाइन यू आर गेटिंग हियर। सिर्फ एक लाइन बनी, पता चला कि हमने पहले तीनों कोऑर्डिनेट्स मार्क किए, तीनों पॉइंट्स मार्क किए, हमने उनको ज्वाइन किया, वी गॉट अ लाइन। जब दूसरी लाइन के हमने कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट किया ग्राफ के ऊपर, पता चला कि वो उसी को ऊपर लाई कर रहे हैं वो। तो एक खास बात समझी आपने, खास बात यह है कि यूनिक सॉल्यूशन के अंदर केवल एक कॉमन पॉइंट था। क्लियर, यहां तो बहुत सारे बैठेंगे बेटा। तो अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस पर ध्यान देना सब लोग अच्छी तरीके से आप लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां पर आप इसको ऐसे समझेंगे आप लोग, पहले इस लाइन का नाम ध्यान दो, इस लाइन को क्या बोलेंगे। हमेशा क्या होता है, ओवरलैपिंग लाइन बोलते हैं, कुछ लोग कोइंसिडेंट लाइन्स बोलते हैं। ठीक, तो नाम जो भी आपको बेटर लगे आप बिल्कुल वो लेकर चलें, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज कोइंसिडेंट फर्स्ट क्लास आपके लिए, कोइंसिडेंट। अब एक चीज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, मैंने क्या किया, सबसे पहले जब मैंने तीनों पॉइंट्स प्लॉट किए, फॉर एग्जांपल मैंने 3 पॉइंट्स मार्क किए, A1 2 और 3, मैंने तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, अब मुझे एक लाइन मिली बेटा। क्लियर। अब जब दूसरे के मैंने पॉइंट्स को प्लॉट किया, पता चला कि वो भी इसी को पर आ रहे हैं, 1 2 और 3 ये इसी को पर आ गए। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन के ऊपर आएंगी, सेम लाइन बनेगी, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, राइट। और यहां पर जब वर्ड यूज करेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। भाई बहुत सारे सॉल्यूशंस यहां पर हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर। तो ये कंडीशन आप लोगों के लिए बेहद जरूरी, इसको पहचाना बहुत जरूरी है। अब एक वर्ड था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। व्हेन इट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंस का मतलब है इफ देयर इज, मतलब वी कैन से एटलीस्ट इफ इट इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, अगर कम से कम एक सॉल्यूशन है दैट इज नोन एज कंसिस्टेंट। तो अगर मैं कहता हूं एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन कहां बैठता है, इस वाले में आता है, तो दिस इज नोन एज कंसिस्टेंट। तो बच्चों यहां पर तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो गया, और यहां पर तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो बहुत सारे हैं, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा। वो तो साफ कहते हैं चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे बहुत सारे हों, पर हों, तो दिस इज नोन एज कंसिस्टेंट। और जहां पर कुछ भी नहीं है उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट हम लोग, इनकंसिस्टेंट। क्लियर। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों में ध्यान रख के चलना। इफ देयर इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन दैट इज नोन एज कंसिस्टेंट, चाहे एक सॉल्यूशन चाहे बहुत सारे हों, तो दीज टू आर कंसिस्टेंट। और जहां पर कुछ भी नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। और एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुमसे पूछेगा, जानते हो एक टर्म हम और यूज करते हैं, कई बार क्वेश्चन क्या कहता है, वो तुम्हें ये देके नहीं चलेगा, वो आपसे बोलेगा एक वर्ड लेके चलेगा, डिपेंडेंट। क्लियर। तो डिपेंडेंट जब होता है तो डिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है, डिपेंडेंट कब होता है बेटा, डिपेंडेंट का मतलब आपके लिए हमेशा एक चीज बनेगी इसमें कि इफ दे आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर।
तो जब इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे तब वहाँ पर डिपेंडेंट टर्म आएगा हमेशा। आप लोग अगर एनसीईआरटी में जाकर देखो सारी डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर मिलेंगी। तो डिपेंडेंट पे हमेशा कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए डिपेंडेंट बेटा। पता कुछ क्वेश्चन होता है वो नहीं मेंशन करते कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, उसने बोल दिया भी कि देयर इज अ डिपेंडेंट, दिस वर्ड अगर मेंशन किया उन लोगों ने, अगर इस वर्ड को मेंशन करते हैं समझ जाना इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं उसमें। क्लियर, बहुत सिंपल चीज़ आप लोगों के लिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए कि बिल्कुल आराम से करना इन चीज़ों को, और इसको पढ़ेंगे और इस पर बेस क्वेश्चन आपके लिए जो बनेगा ग्राफ का तो होगा, ये कोई शक नहीं है। लेकिन तुमसे क्वेश्चन जब पूछेगा वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस तरह का सवाल आपके लिए 2 नंबर में 3 नंबर में 100% बनेगा बेटा। तो सब बच्चे इसको अच्छी तरह से करके चलें और टेबल को अच्छी तरह समझने की कोशिश करना आप लोग।